आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। धामी सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा। देखिए, कार्यकाल पूरा होने के पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां नई कैबिनेट के साथ शुरू होगा चौथे साल का कार्यकाल। तो मंत्रिमंडल में फेरबदल के साथ शुरू होगा कार्यकाल। अल्मोड़ा और देहरादून में आयोजित होंगे कई तरह के कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री करेंगे प्रतिभाग। इधर जन सेवा थीम पर आयोजित होंगे तमाम कार्यक्रम। तो 23 मार्च को मुख्यमंत्री धामी का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, यानी कि चौथे साल में वे प्रवेश कर जाएंगे। नई कैबिनेट के साथ चौथे साल का कार्यकाल शुरू होगा। कार्यकाल पूर्ण होने पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री प्रतिभाग करेंगे। जन सेवा थीम पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। तो फिलहाल देखिए, ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद ये कार्यक्रम संभव है। देखिए, 4 साल में प्रवेश किया जाएगा। 3 साल पूरा होने पर भव्य कार्यक्रम होंगे। और देखिए, इसको जो नाम दिया जाएगा वो जन सेवा का नाम दिया जाएगा, यानी कि जनता की सेवा करते हुए 3 साल किस तरीके से बीते, चौथे साल में प्रवेश किया जा रहा है। और आगे भी प्रतिबद्धता यही रहेगी कि हम जनता की सेवा करें। तो मंत्रिमंडल में फेरबदल के साथ नया कार्यकाल शुरू हो जाएगा और इसी को लेकर बधाइयों का तांता तो है ही। इसके अलावा कैसे नए साल में प्रवेश हो, नई चुनौतियों से भरा होगा और नई जिम्मेदारियों का निर्वहन भी बखूबी करना होगा। देहरादून में झंडे जी आरोहण की प्रक्रिया शुरू हुई है। मेले में उमड़ा है आस्था का सैलाब। जयकारों से गुंजायमान हो गया है दरबार साहिब का। सीएम धामी ने झंडा मेले की शुभकामनाएं दी है। रामनवमी तक चलेगा ऐतिहासिक झंडा मेला। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के ऐतिहासिक श्री झंडे जी मेले के प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। झंडे जी आरोहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आस्था का सैलाब उमड़ा। जयकारों से दरबार साहिब गूंजमान हो गया है। देखिए, महंत देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में झंडे जी उतारे गए। राजधानी में आस्था और सद्भाव के प्रतीक झंडे जी का आज आरोहण है। इसके साथ ही रामनवमी तक चलने वाला मेला शुरू हो जाएगा। देखिए, तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे इस मेले का अद्भुत जो समागम है वो देखने को मिल रहा है। जयकारों से दरबार साहिब का जो क्षेत्र है वह गुंजायमान हो उठा है। इधर सीएम धामी ने भी झंडे मेले की शुभकामनाएं अर्पित की हैं। रामनवमी तक ऐतिहासिक ये झंडा मेला यूं ही चलेगा। इधर केदारनाथ में गैर हिंदू प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग है। आचार्य बालकृष्ण ने किया है इसका समर्थन। सनातन परंपराओं को और पालन की सलाह दी है। देखिए, पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने केदारनाथ में गैर हिंदू प्रवेश प्रतिबंध के मुद्दे पर विधायक आशा नौटियाल के बयान का समर्थन किया। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि केदारनाथ जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों पर आने से पहले लोगों को सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा जागृत करनी चाहिए और इसकी परंपराओं का पालन करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्थलों की मर्यादा, परंपराओं का सम्मान बनाए रखना भी सभी के लिए आवश्यक है। तो आचार्य बालकृष्ण ने इसका समर्थन किया है। सनातन परंपराओं के पालन की नसीहत दी गई है, सलाह दी गई है। सनातन परंपराओं का सब पालन करें तो ये बड़ी बात होगी। तो सही बात है कि जिन परंपराओं को, जिन मूल्यों को जो मानते हैं, उन मूल्यों को उन स्थानों पे ही सबको जाना चाहिए। वहां जाने से प्रसन्नता भी होती है। तो पहले श्रद्धा जागृत करें, श्रद्धा हो तो फिर वहां पहुंचे। चारधाम यात्रा के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े सुधार हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को मिलेगा बेहतरीन इलाज। यात्रा के रास्ते में 154 एम्बुलेंस रहेंगी तैनात। हेलीकॉप्टर, बोट एम्बुलेंस की सेवाएं उपलब्ध होंगी। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य निगरानी होगी। केदारनाथ और बद्रीनाथ में नए अस्पतालों की शुरुआत की जाएगी। धामी सरकार चारधाम यात्रा 2025 के दौरान तीर्थयात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मार्गदर्शन में विभाग ने यात्रा को और अधिक सुगम, सुरक्षित और स्वास्थ्य के मद्देनजर मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। स्वास्थ्य विभाग ने इस बार यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य के मद्देनजर व्यापक तैयारियां की। केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम में 2 नए अस्पताल खोले जा रहे हैं। केदारनाथ में 17 बेड और बद्रीनाथ में 45 बेड के अस्पताल
स्थापित किए जाएंगे जो कि तीर्थ यात्रियों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे। इसके अलावा यात्रा मार्ग में 25 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। मार्ग में 20 मेडिकल रिलीफ पोस्ट और 31 स्वास्थ्य जांच के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। देखिए, हेलीकॉप्टर, बोट, एम्बुलेंस सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। अब तक ये खबर पहुंचा रहे हैं जिसमें ई स्वास्थ्य पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य निगरानी रखी जाएगी। तो चारधाम यात्रा को सुगम बनाना, सफल बनाना ये सरकार का दायित्व है और लोगों को दिक्कतें ना हो, श्रद्धालुओं को दिक्कतें ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ा बदलाव भी किया जाएगा, बड़े सुधार किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा हुआ है। मंत्री के इस्तीफे के बाद सियासत और गर्मा गई। इस्तीफे को लेकर प्रदेश बीजेपी ने सफाई दी। बीजेपी ने कांग्रेस पर इस बाबत निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बारे में उत्तराखंड में सियासत तेज है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है। पार्टी ने अपने नियम के तहत प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा लिया। साथ ही कांग्रेस से सवाल किया गया कि कांग्रेस अपनी पार्टी के विधायक को गाली देने पर इस्तीफा कब लेगी। कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अनुशासन के तहत अपना कार्य करती है। लेकिन मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहती हूँ, क्या कांग्रेस ने कभी अपने किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर अनुशासन का डंडा चलाने का काम किया है? उनके गालीबाज विधायक, गालीबाज अध्यक्ष, क्या उनके ऊपर भी कांग्रेस पार्टी कभी कोई अपनी कार्रवाई करने का काम करेगी? हमने मांग की थी उनसे कि हरीश धामी जी ने जो विधानसभा के बाहर प्रांगण में खड़े होकर के गाली देने का काम किया था, तो कांग्रेस हिम्मत दिखाए उनको निष्कासित करने की। मुझे लगता है कि कांग्रेस नहीं करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और अनुशासन के तहत और नियम के तहत कार्रवाई करने का काम करती है। तो आरोप लगाने का काम कांग्रेस ना करे, कांग्रेस पहले अपने गिरबान में झांके। इधर उत्तराखंड में शुरू हुआ फायर सीजन। गर्मी के साथ बढ़ेगी आग लगने की घटनाएं भी। तो उधर वन विभाग के इंतजामों की परीक्षा भी हो जाएगी। आग की रोकथाम पर वन विभाग अब अलर्ट मोड पर है। फिलहाल जंगल की आग से राहत है। वनों के प्रदेश उत्तराखंड में वैसे तो बीते 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन फिलहाल जंगल की आग से राहत है, जबकि अब गर्मी और बढ़ने वाली है। जंगलों में आग की घटनाओं में आशंका भी बढ़ गई है। आने वाले दिनों में उत्तराखंड वन विभाग के इंतजामों की परीक्षा हो सकती है। विभाग जंगल की आग की रोकथाम प्रबंधन को पूरी तरीके से तैयार होने की बात जरूर कर रहा है, लेकिन अक्सर बड़ी घटनाओं में वन विभाग बेसब्र और बेबस भी हम ये कह सकते हैं कि नजर आता है। इसीलिए इस बार जन सहयोग के लिए आम जनता से गुहार लगाई गई है ताकि सामूहिक प्रयासों से जंगल की रोकथाम पर प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक संपदा को बचाया जा सके और प्राकृतिक आपदा से कहीं ना कहीं राहत मिल सके। हम लोग फायर सीजन तो नवंबर से प्रारंभ हो गया है और इस फायर सीजन को लेकर मैं स्वयं भी कई मीटिंग ले चुका हूँ और एक मीटिंग में बहुत जल्दी फिर इसको आने वाले हफ्ते में फिर रखी है। इसमें देखिए हम लोगों ने कई फायर की वनाग्नि में किस तरह कमी आए इसको के लिए कई नवाचार हमने पिछले 3 वर्षों में किए और उसी का परिणाम है कि विगत 3 वर्षों में अगर आप उसके आंकड़े देखेंगे 22, 23, 24 से 24, 25 में 17, 18, 18, 19, 16, 17, 15, 16 इनके मुकाबले वनाग्नि की जो नुकसान हुआ उसमें कमी आई है। विगत में जरूर बिनसर में मानव हानि जरूर हुई थी
लेकिन कुल मिलाकर के जो अगर आप हेक्टेयर में अगर जाएंगे, कितने हेक्टेयर जंगल प्रभावित किए वनाग्नि ने, तो पिछले 3 वर्षों में विगत वर्षों के मुकाबले कम किया। इसका उसका सबसे बड़ा कारण था कि पहली बार हम लोगों ने जिलाधिकारी को भी इसमें इन्वॉल्व किया। फायर इधर देहरादून में 7वीं स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक हुई। राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में ये कमेटी की बैठक हुई। सचिवालय में हुआ ब्रॉडबैंड बैठक का आयोजन। तो 7वीं स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया है और बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित की गई है। 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कई निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने BSNL को 4G सिचुएशन स्कीम का काम निर्धारित करने की सीमा पूरी करने को कहा है। इधर रुड़की में भड़की है मेयर अनीता अग्रवाल। कार्यालय में गंदगी को देखकर मेयर ने नाराजगी जाहिर करी। अधिकारियों और कर्मचारियों को जमकर लताड़ा है, फटकारा। सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। तो रुड़की में नवनिर्वाचित मेयर अनीता अग्रवाल ने नगर निगम के विभिन्न कार्यालयों और फूल वाटिका का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालयों में पसरी गंदगी और कई जगह पान की पीक के निशान देखकर अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार लगाई। तुरंत सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। हालांकि कुछ कार्यालयों में बेहतर व्यवस्था देखकर उन्होंने कर्मचारियों की सराहना की। मेयर ने स्पष्ट किया कि नगर निगम की कार्यशैली में सुधार लाना उनकी प्राथमिकता होगी। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इधर उत्तराखंड में पुलिस में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। IG राजीव स्वरूप ने किया बड़ा बदलाव। 7 इंस्पेक्टर 31 दरोगाओं के तबादले हुए। चारधाम यात्रा को देखते हुए ये तबादले किए गए हैं। 27 उप निरीक्षकों का ट्रांसफर किया गया। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप ने इंस्पेक्टर व दारोगाओं के तबादले कर दिए हैं। इसमें से 7 इंस्पेक्टर 31 दारोगा शामिल है। ट्रांसफर लिस्ट में कुछ इंस्पेक्टर कुछ दारोगा हैं जिनका तबादला 2024 में हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते उनके तबादले रुक गए। IG गढ़वाल ने ट्रांसफर लिस्ट जारी करने के साथ ही ट्रांसफर हुए इंस्पेक्टर्स दरोगाओं को कार्यमुक्त करने की तिथि भी घोषित की। सभी जिलों के SSP, SP को निर्देश दिया गया कि ट्रांसफर हुए इंस्पेक्टर व दरोगाओं को 21 मार्च तक कार्यमुक्त कर दें। मसूरी के बोर्डिंग स्कूल में छात्र की मौत का मामला सामने आया। स्विमिंग के दौरान छात्र की मौत हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड के मसूरी स्थित स्कूल में एक 13 साल के छात्र की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हुई। मृतक छात्र दिल्ली का रहने वाला था। स्कूल प्रशासन के अनुसार छात्र स्विमिंग पूल में अभ्यास कर रहा था, तभी अचानक बेहोश होकर पानी में गिर गया। स्कूल स्टाफ ने तुरंत उसे बाहर निकाला, अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही छात्र के परिवार वाले मसूरी पहुंचे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, कल हॉस्पिटल के माध्यम से थाना मसूरी को सूचना मिली कि बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले एक 13 वर्षीय बालक को मृत अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया है, जिस पर पुलिस द्वारा मौके पर जाकर बच्चों से एवं स्कूल के स्टाफ से जानकारी प्राप्त की गई। तो इनके प्रातःकाल में स्विमिंग क्लासेस होती है 5:30 से 6 बजे के बीच में। उस दौरान ये बच्चा स्विमिंग करते समय बेहोश हो गया, जिन्हें स्कूल स्टाफ द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे चिकित्सकों द्वारा इसे मृत घोषित किया गया। उस संबंध में पुलिस द्वारा जो भी कार्रवाई होती है उसमें पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई करते हुए शव जो है परिजनों के सुपुर्द किया गया है और उस घटना के संबंध में अग्रिम कार्रवाई जांच की जा रही है। इधर अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है CBI की याचिका। आरोपियों को सजा दिलाने का प्रयास लगातार जारी होगा। IG नीलेश आनंद भरणे ने ये जानकारी साझा की। तो उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता IG नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में CBI के द्वारा दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। सभी आरोपी जेल में हैं। पुलिस ने इस मामले की जांच पूरी गंभीरता से की और आरोपियों को सजा दिलाने का पूरा प्रयास करेगी। हम निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे कि परिवार को न्याय मिले।
सारा हत्याकांड मामले में जो सीबीआई में याचिका थी, इसमें जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। इसमें जो है जो ये अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला था, इसमें जो है पुलिस ने 2022 दिसंबर में चार्जशीट लगा दी थी। उसके बाद पुलिस लगातार इस केस के बारे में जो है प्रभावी पैरवी कर रही है। इसमें जो है एसआईटी के बैठाई गई थी, जिसमें जो डीआईजी स्तर के अधिकारी द्वारा इसमें जांच की गई थी और उसमें जो है अब तक जितने भी जो है चार्जशीट के बाद जो भी आरोपी थे अब तक जेल में है, किसी को भी इसमें बेल नहीं मिल पा रही है। पुलिस ने पूरी गंभीरता से इसमें जो है वो जांच की, विवेचना की, चार्जशीट लगाई और अभी पूरी प्रभावी पैरवी इसमें पुलिस इसमें कर रही है और जो है इसमें पूरा पुलिस प्रयास करेगी कि जो भी इसमें दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा हो। इधर रुड़की में एमएलए को लेकर पत्रकारों में नाराजगी है। विधायक प्रदीप बत्रा के खिलाफ विरोध किया जा रहा है। विरोध में पत्रकारों ने निकाली है बाइक रैली भी। पत्रकारों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को इस बाबत ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने विधायक से बाकायदा माफी की मांग की है। रुड़की में विधायक प्रदीप बत्रा के खिलाफ एकजुट हुए हैं पत्रकार। बोर्ड बैठक में विधायक के बर्ताव से बीजेपी का बहिष्कार कर दिया गया। पत्रकारों ने सीएम के कार्यक्रम से कवरेज से ही इनकार कर दिया। विधायक के विरोध में प्रेस क्लब में पत्रकारों ने बाइक रैली निकाली है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को डीएम ने ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने विधायक से माफी की मांग की है। जो है 2 ज्ञापन उपलब्ध करवाए गए हैं। एक तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जो है एक राष्ट्र समाचार के जो है पत्रकार की निर्मम हत्या हुई है, तो उसके संबंध में जो है पत्रकार यूनियन द्वारा यह मांग की जा रही है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय को उचित माध्यम के द्वारा जो है यह ज्ञापन प्रेषित करके पत्रकारों के सुरक्षा से संबंधित जो भी चुनौतियां उससे अवगत कराया जाए और पत्रकारों की सुरक्षा से संबंधित जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो संबंधित अधिकारियों को, संबंधित विभाग को प्रेषित कराया जाए। इसके साथ साथ अभी पिछले कई दिनों से जो है एक इशू जो है वो काफ़ी चर्चा में है, जो नगर निगम में जो भी घटनाएं हुई हैं उसके संबंध में जो पत्रकार यूनियन का जो भी विरोध आपत्ति है या आक्रोश है, उसके संबंध में भी एक ज्ञापन उपलब्ध कराया गया है। तो ये ज्ञापन भी जो उचित माध्यम के द्वारा जो है डीएम देखिए, अगर बात की जाए 3 तारीख को जो एक प्रदीप बत्रा ने हमारे पत्रकार साथियों को धक्का मुक्की की थी, उसके बाद जो है मेयर के उसमें जो हमारा चल रहा था, मेयर साहब ने उसमें माफ़ी मांग ली है अपनी, क्योंकि उसने अपनी गलती माननी की है। उसने माना कि मेरी गलती थी, उसने गलती मान ली है। लेकिन प्रदीप बत्रा जो विधायक है सत्ता के नशे में इस प्रकार से चूर हो चुका है, अपनी माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। एक झूठी अफवाह फैला रखी है कि मेरा कंप्रोमाइज पत्रकारों के साथ हो गया। देखिए, अगर बात की जाए 3 तारीख को जो एक प्रदीप बत्रा ने हमारे रुड़की की कोर यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। कॉलेज परिसर में छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। परीक्षा से बाहर निकलने पर जमकर हंगामा किया गया है। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के खिलाफ छात्रों की नारेबाजी देखने को मिली। यूनिवर्सिटी की कोर यूनिवर्सिटी में रुड़की की कोर यूनिवर्सिटी में एग्जाम में कुछ छात्रों की फीस जमा न होने को लेकर उन्हें क्लासरूम से बाहर निकाल दिया गया था। इसके बाद छात्रों ने कॉलेज परिसर में धरना दे दिया और यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर धमकाने का आरोप भी लगाया। छात्रों के साथ एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष भी शामिल हुए। कि अभी मिड सेम के एग्जाम चल रहे हैं और जिस बच्चे की 90% फीस जमा है, अगर 1 लाख किसी की फीस जमा है, उसके 10% पैसे बच रहे हैं, 10,000 बच रहे हैं, उसको भी पेपर से निकाल दिया। जिस बच्चे के 2,000 सिर्फ फाइन के जो इन्होंने लगाया हुआ है एक्स्ट्रा, उसके नहीं जमा तो उसको भी एग्जाम से निकाल दिया। तो ये बच्चे आज रजिस्ट्रार साहब के पास बात करने गए थे। इनमें से एक बच्चा जो वीडियो बनाने लगा, उसको इसके साथ बदतमीजी करी, फोन छीनना, वहां बंधक बना लिया, मारपीट धक्का मुक्की इनके साथ करी और इसको ये वर्ड बोलने गए कि हमारे जूते में नाक रगड़ तब फाइन माफ करेंगे। इनका बच्चों का मेरे पास फोन गया, मैंने फिर यहाँ पे रजिस्ट्रार को फोन किया, मैं दूरों पर हुआ तो वे बच्चे के साथ रिलीज किया गया। एग्जाम हॉल में गया, मैं अपनी क्लास में गया, वहां जाते ही मुझे टीचर ने कह दिया आप डिपार्ट हो, आप एग्जाम नहीं दे सकते। मैं एग्जाम हॉल से चला गया। मैंने एचओडी सर को फोन करा, मैंने कहा सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
सिर्फ वो कह रहे हैं कि पैसे बच रहे हैं, मुझे पता भी नहीं कौन से पैसे बच रहे हैं। HOD सर ने एकदम कह दिया कि मैं इंडिविजुअल बच्चे का डाटा तो लेके बैठा नहीं, वो 2 टीचर है वहाँ पे, जाके उनके पास जाओ। मैं वहाँ गया, मैंने उनसे पूछा कि सर मेरे कौन से पैसे बच रहे। उन्होंने कहा 2000 फीस के बच रहे, और जबकि मेरी फीस 88,000 बता रखी है और 88,000 की मेरे पास रिसीट है, और उन्होंने पहले मेरे डिक्लेरेशन पे नील लिख रखा है, जीरो बैलेंस है, और आज मेरे को 2000 कह दिया कि 2000 और देने, और उस चक्कर में मेरा एग्जाम छूट गया और मैं वो 2000 भी दे चुका। इधर हल्द्वानी में शुरू होगी सिटी बस सेवा। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक में मंजूरी मिली है। 21 जून से शुरू होगी सिटी बस सेवा। 6 रूट्स पर इस सिटी बस को चलाया जाएगा। हल्द्वानी के नागरिकों के लिए बड़ी राहत भी होगी। शहर में 21 जून 2025 से सिटी बस सेवा की शुरुआत होने जा रही है। काठ गोदाम सर्किट हाउस में आयोजित रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक में इस बाबत फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता आयुक्त और सचिव मुख्यमंत्री देखिए RTA की बैठक आज हुई है। इसमें ट्रांसपोर्ट के ऑफिसर्स, बाकी स्टेक होल्डर्स, अन्य ट्रांसपोर्टर्स वो सब भी मौजूद थे। तो पहला निर्णय तो ये हुआ है कि हल्द्वानी में 6 अलग अलग रूट्स पे जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है सिटी बस चलाई जाए, जिसके लिए आवेदन मांगे गए थे। बहुत अधिक संख्या में आए तो जो रूट्स हैं उस पर 20% के हिसाब से हमने इनिशियली अलाउ किया है, और 21 जून तक इसकी जो हम चाहेंगे कि 21 जून तक ये यहाँ पे सिटी बस सेवा चल जाए। इधर कोटद्वार पहुंचे योग गुरु स्वामी विश्वपाल ऋषिकेश से कोटद्वार आए हैं। स्वामी विश्वपाल इंटरनेशनल योग फेस्टिवल में हिस्सा लिया। कोटद्वार को योग नगरी में बदलने का फैसला लिया गया। पावर योगा जनक कहे जाने वाले स्वामी विश्वपाल जयंत सरस्वती ने कोटद्वार को आने वाले समय में योग नगरी के रूप में विकसित करने का फैसला लिया। ऋषिकेश में हॉल में संपन्न हुए इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल में भाग लेने के बाद कोटद्वार पहुंचे। वहीं इस दौरान योग को लेकर उन्होंने कहा कि योगा का स्वरूप बदलने की कोशिश की जा रही है, जो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि योगा हमेशा शोर शराबे से दूर रहता है। अनुभव किया कि लोगों ने योग को एक नई चीज दे दी है, मतलब कॉमर्शियल बना दिया है, और उसको संगीत से इधर से योग से चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है, और अब चित्त की वृत्तियों को बाहर फेंक रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। ये इसलिए मैंने सोचा है इस बार कि हम जो योग करेंगे कोटद्वार में कण्व ऋषि, महर्षि कण्व ऋषि आश्रम, जहाँ भरत का जन्म हुआ, जिससे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, क्यों ना इसको योग में इसको विकसित किया जाए। इधर उत्तराखंड में हड़ताल पर जाएंगे बैंक कर्मचारी। UFBU ने 2 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया। 24 मार्च और 25 मार्च को बंद रहेंगे बैंक। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 23 मार्च से 25 मार्च तक 2 दिवसीय हड़ताल करने का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि हड़ताल के चलते राज्य में 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। देहरादून में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। आपको बता दें कि 22 मार्च से 4 दिन तक बैंक बंद रह सकते हैं। 22 और 23 मार्च को शनिवार और रविवार के बंद रहेंगे बैंक, और 24 और 25 मार्च की हड़ताल रहने के कारण बैंक बंद होंगे। बैंक के कर्मचारियों ने नौकरी की सुरक्षा, बैंक में अस्थायी नौकरियों की आउटसोर्सिंग को समाप्त करने, सभी श्रेणियों में पर्याप्त भर्ती करने, 5 दिन जैसे कार्य सप्ताह जैसी मांगों को लेकर हड़ताल का ऐलान किया है। ऑल ओवर इंडिया में देशव्यापी प्रदर्शन चल रहा है, जो कि 24 और 25 मार्च को हमारा ये हड़ताल का प्रोग्राम है। इसमें सर हमारे कुछ ऐसी मांगे हैं जो कि सरकार ने पहले तो मान ली थी, लेकिन अभी वो पीछे हट रही। आप देख रहे होंगे कि जो आज विभिन्न विभागों में, जैसे RBI है, LIC है, DFS है, और केंद्र के जितने भी विभाग हैं, वहाँ पे 5 डे वर्किंग चल रहा है। लेकिन हमारे जो 12वीं वेतन समझौता IBA के साथ हुआ था, उसमें ये था कि हम भी इस वेतन समझौते के बाद आपको ये 5 डे बैंकिंग का लागू कर देंगे। लक्सर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया है। SDM गोपाल सिंह चौहान ने तमाम समस्याओं को सुना,
तहसील दिवस पर आई हैं कुल 29 शिकायतें। 6 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। तो लक्सर में कल तहसील दिवस का आयोजन था, जिसमें 29 शिकायतें सामने आई। शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। लक्सर उप जिलाधिकारी सौरभ असवाल ने इस बाबत जानकारी को साझा किया। तहसील लक्सर में तहसील दिवस मनाया जा रहा है। इसमें अभी तक हमारे पास 29 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, जिसमें ज़्यादातर शिकायतें पैमाइश की हैं और ज़मीन पैमाइश की हैं और ब्लॉक से रिलेटेड हैं। सभी अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि तहसील दिवस में शिकायतें आई हैं उनको गंभीरतापूर्वक उनका शिकायतों का निराकरण करें। और इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस में अभी के लिए बस इतना ही।